तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे पास दिल्ली सल्तनत पर कुछ बहुत ही दिलचस्प सोर्सेज हैं। हाँ। 320 साल, 5 अलग-अलग डायनेस्टीज और ना जाने कितने सुल्तान। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये वो कहानी है जिसने दिल्ली को पावर का सेंटर बना दिया। बिल्कुल। इन सोर्सेज का मकसद हमें उस दौर की एक झलक देना है, पर सिर्फ तारीखें और नाम नहीं। सही। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी चीजें थीं जो सल्तनत को मजबूत बनाती थीं और आखिर वो कौन सी दरारें थीं जिनकी वजह से ये 320 साल पुरानी इमारत ढह गई। और इसमें कुछ कमाल के किरदार भी हैं। एक सुल्तान जिसे लाख बख्श कहा जाता था, दिल्ली पर राज करने वाली इकलौती महिला। हाँ, रजिया सुल्ताना। और एक ऐसा भी जिसे सबसे बुद्धिमान मूर्ख का खिताब मिला। तो आज का हमारा मिशन इन नोट्स के जरिए दिल्ली सल्तनत के उतार चढ़ाव की वजहों को समझना है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है सल्तनत से भी पहले, शुरुआती आक्रमणों से। सबसे पहले 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र है। उसने सिंध पर हमला किया और राजा दाहिर को हराया। इन नोट्स में एक दिलचस्प बात लिखी है कि भारत में सबसे पहले जिया टैक्स उसी ने शुरू किया था। हाँ, और यहाँ जिया को समझना जरूरी है। ये एक तरह का टैक्स था जो गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाता था। अच्छा। और इसके बदले में उन्हें सल्तनत की तरफ से सुरक्षा और सैन्य सेवा से छूट मिलती थी। कासिम का हमला एक शुरुआत थी, लेकिन असली गेम चेंजर तुर्कों के आक्रमण थे, जो ज्यादा असरदार साबित हुए। हाँ बिल्कुल। और इसमें पहला बड़ा नाम है महमूद गजनवी का। उसके बारे में तो काफी कुछ लिखा है। 17 बार हमला किया। हाँ, 17 बार। 1001 एडी में राजा जयपाल के खिलाफ, और सबसे मशहूर 1025 एडी में सोमनाथ मंदिर पर उसका 16वां हमला। ये तो सिर्फ लूट और लड़ाई की कहानी लगती है। ऊपर से देखने पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ एक रोचक पहलू सामने आता है। क्या? गजनवी के दौर में सिर्फ लड़ाई ही नहीं थी। उसके दरबार में फिरदौसी जैसे लेखक थे जिन्होंने शाहनामा लिखी, और अलबिरूनी, जिनकी किताब तहकीक-ए-हिंद उस समय के भारत को समझने के लिए एक अनबायस्ड और बहुत अहम सोर्स मानी जाती है। अच्छा, तो मतलब एक तरफ तबाही थी तो दूसरी तरफ कल्चर और नॉलेज का आदान प्रदान भी हो रहा था। एग्जैक्टली। फिर आता है तीसरा बड़ा आक्रमणकारी, मोहम्मद गौरी। उसने 1191 और 92 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तरावड़ी में 2 बड़ी लड़ाइयां लड़ी। पहली पृथ्वीराज जीते, लेकिन दूसरी में गौरी जीत गया। और यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। तरावड़ी की दूसरी लड़ाई ने दिल्ली के दरवाजे तुर्कों के लिए खोल दिए। गौरी वापस चला गया, लेकिन अपने जीते हुए इलाकों को संभालने के लिए अपने गुलाम कमांडरों को छोड़ गया, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा। इन्हीं गुलामों ने आगे चलकर दिल्ली की पहली सल्तनत की नींव रखी। इसी दौर में गौरी के एक और कमांडर बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट करने का भी जिक्र है, जो एक बहुत बड़ा कल्चरल लॉस था। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत की पहली डायनास्टी, गुलाम वंश या मेमलुक डायनास्टी की शुरुआत होती है। हाँ। संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसे लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। उसकी राजधानी लाहौर थी और उसकी मौत चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई। ऐबक का सबसे बड़ा योगदान आर्किटेक्चर में है। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा और सबसे आइकॉनिक कुतुब मीनार। उसकी नींव उसी ने रखी थी ना? हाँ, नींव उसी ने रखी थी। हालांकि मीनार को बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया और फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मरम्मत करवाई। ऐबक के बाद आया उसका दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश। वो राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। इल्तुतमिश तो खुद ऐबक का गुलाम था, उसे गुलाम का गुलाम भी कहते हैं। तो वो सुल्तान कैसे बन गया और बाकी तुर्की सरदारों ने उसे एक्सेप्ट कैसे कर लिया? बहुत अच्छा सवाल है। असल में ऐबक की मौत के बाद एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गया था। इल्तुतमिश ने अपनी काबिलियत से बाकी दावेदारों को हराया। उसने सल्तनत को मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान के कहर से भी बचाया, जो उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। अच्छा। अपने पोजीशन को मजबूत करने के लिए उसने 40 या चहलगानी नाम से 40 वफादार तुर्की गुलामों का एक गुट बनाया। ये उसका पर्सनल एडवाइजरी काउंसिल जैसा था। मतलब उसने अपना एक लॉयल पावर सर्कल बना लिया। बिल्कुल। और उसने सल्तनत को एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी दिया। उसने चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का चलाया, जो स्टैंडर्ड करेंसी बन गए। हाँ, और सबसे जरूरी एकता सिस्टम शुरू किया।
ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड थी। वो कैसे? देकर गवर्नरों और कमांडरों को सेटल करने की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन इसने एक शक्तिशाली जमींदार नोबल्स का वर्ग भी पैदा कर दिया जो आगे चलकर सुल्तान के लिए ही खतरा बने। और इल्तुतमिश के बाद आती हैं रजिया सुल्ताना, दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक। उनकी कहानी काफी दुखद है, सिर्फ 4 साल राज कर पाईं। रजिया का दौर ये दिखाता है कि उस समय की सियासत में एक महिला शासक को स्वीकार करना कितना मुश्किल था, खासकर जब 40 के तुर्की सरदार बहुत पावरफुल हो गए थे। सही। रजिया के बाद कुछ कमजोर शासक आए, जिससे सल्तनत में केओस फैल गया। इसी केओस को खत्म करने और सुल्तान की सत्ता को दोबारा स्थापित करने के लिए एक बहुत ही सख्त शासक सामने आया, गियासुद्दीन बलबन। बलबन, उसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई, मतलब कोई नरमी नहीं, सिर्फ सख्ती। हाँ। सत्ता में आते ही उसने सबसे पहले 40 के गुट को खत्म कर दिया, जिसका वो खुद कभी हिस्सा था। ये तो अपनी ही टीम को खत्म करने जैसा हुआ। बलबन समझ गया था कि सुल्तान को अगर राज करना है तो उसे सबसे ऊपर होना होगा, फर्स्ट अमंग इक्वल्स नहीं। उसका मेन गोल बस एक था, सुल्तान के नाम का खौफ और इज्जत वापस लाना। इसके लिए उसने सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर सलाम करना और पैबोस यानी सुल्तान के पैर चूमना जैसी ईरानी प्रथाएं शुरू की। ये सब तो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स थी, नोबल्स को ये याद दिलाने के लिए कि सुल्तान आम इंसान नहीं है। बिल्कुल। मतलब बलबन ने खुद को अल्लाह की परछाई यानी जिल्ले इलाही घोषित कर दिया। ये तो बहुत बड़ा दावा है। क्या तुर्की सरदार इसे आसानी से मान गए? मानना पड़ा। डर का माहौल ही ऐसा बनाया गया था। उसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज बनाया जो सीधे सुल्तान को रिपोर्ट करता था। अच्छा। उसने सल्तनत में डिसिप्लिन और सेंट्रलाइजेशन वापस लाया, जो रजिया के बाद खत्म हो गया था। बलबन ने सल्तनत को मजबूत तो किया, लेकिन उसकी सख्ती ने नोबल्स के मन में बगावत के बीज भी बो दिए। गुलाम वंश के बाद खिलजी आए। सबसे बड़ा नाम अलाउद्दीन खिलजी। उसने गुजरात, रणथंभौर और मेवाड़ के चित्तौड़ पर चढ़ाई की। सोर्सेज बताते हैं कि रणथंभौर अभियान के दौरान जौहर का पहला सबूत मिलता है। यह सबसे दिलचस्प बात है उसका दक्षिण भारत का अभियान। उसका सेनापति मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी भी कहते हैं, उसने देवगिरी, वारंगल और मदुरै तक सल्तनत का परचम लहराया। पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान का कंट्रोल दक्षिण तक फैला था। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अलाउद्दीन अपनी मिलिट्री कैंपेन से ज्यादा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। सही। उसने एक बड़ी स्थायी सेना रखने के लिए बाजार पर जबरदस्त कंट्रोल किया। घोड़ों के लिए दाग और सैनिकों के लिए चेहरा या हुलिया सिस्टम शुरू किया। पर एक मिनट, घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जरूरत थी क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार आम था। अच्छा। कमांडर नकली घोड़े और सैनिक दिखाकर सरकार से पैसे ले लेते थे। दाग मतलब घोड़ों पर शाही मुहर और चेहरा मतलब सैनिकों का पूरा ब्यौरा। तो इस सिस्टम ने भ्रष्टाचार पर रोक लगा दी। हाँ, ये एक रेवोल्यूशनरी कदम था। इससे पक्का हो गया कि सल्तनत के पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। ये बाजार नियंत्रण सुनने में तो बहुत इफेक्टिव लगता है कि हर चीज की कीमत तय है, लेकिन क्या ये जबरदस्ती लागू नहीं किया गया होगा? मतलब दुकानदारों और किसानों पर इसका क्या असर पड़ा होगा? जाहिर है ये बहुत सख्ती से लागू किया गया था। अलाउद्दीन का मार्केट कंट्रोल सिस्टम आज के एमआरपी या एमआरपी जैसा था, पर बहुत ज्यादा सख्त। कितना सख्त? कहते हैं कि अगर कोई दुकानदार कम तौलता तो उतना ही मांस उसके शरीर से काट लिया जाता था। बाप रे। हाँ, और किसानों को अपनी उपज तय कीमत पर सरकार को बेचनी पड़ती थी। मकसद था सेना को सस्ते में राशन पहुंचाना, लेकिन आम व्यापारी और किसान के लिए ये दौर बहुत मुश्किल रहा होगा। और ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आया? इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा सिस्टम। उसने टैक्स सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया। घराई मतलब घर पर टैक्स, चराई मतलब चराई पर टैक्स और खराज यानी जमीन की उपज पर 50% तक टैक्स लगा दिया। 50%? हाँ, उसका मकसद नोबल्स की ताकत को कमजोर करना और राज्य की आमदनी को बढ़ाना था, ताकि वो मंगोलों से लड़ सकें। उसके दरबार में अमीर खुसरो भी थे, जिन्हें तूतिए हिंद कहा जाता है। खिलजियों के बाद आए तुगलक। इनमें सबसे मशहूर हैं मोहम्मद बिन तुगलक। उसे सबसे बुद्धिमान मूर्ख भी कहा गया है। ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी टाइटल है। और उसकी नीतियां भी ऐसी थीं। उसके फैसले बड़े एम्बिशियस और अपने समय से बहुत आगे थे, लेकिन बुरी तरह फेल हुए। तुगलक के सारे प्रयोग दिखाते हैं कि एक शासक का विजन अपने समय से कितना भी आगे क्यों ना हो, अगर वो जमीनी हकीकत और लॉजिस्टिक्स से मेल नहीं खाता
तो वो तबाही का कारण बन सकता है। जैसे राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद ले जाना, ये सुनने में कितना मुश्किल लगता है। बिल्कुल। 1327 में उसने पूरी दिल्ली की आबादी को 1500 किलोमीटर दूर दौलताबाद जाने का हुक्म दिया। पूरी आबादी को? हाँ, प्लान अच्छा था, दौलताबाद देश के केंद्र में था, लेकिन ये इतना अव्यवहारिक था कि कुछ साल बाद ही सबको वापस दिल्ली लौटना पड़ा। फिर उसने दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ा दिया। हाँ, और ये फैसला ऐसे समय आया जब वहां अकाल पड़ा हुआ था। मतलब टाइमिंग बिल्कुल गलत थी। बिल्कुल। और उसका सबसे विवादित फैसला था सोने चांदी की जगह सांकेतिक यानी टोकन कांस्य मुद्रा चलाना। जिसका क्या हुआ? लोगों ने घर घर में उसकी नकल बना ली और पूरी इकोनॉमी ठप हो गई। मशहूर मोरक्कन यात्री इब्न बतूता उसी के शासन में भारत आया था और उसने अपनी किताब रिहला में इन सब चीजों का जिक्र किया है। हाँ, किया है। तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक आया, जिसने शहरों और नहरों का निर्माण करवाया। उसने गरीबों के लिए दीवाने खैरात और गुलामों के लिए दीवाने बंदगान जैसे विभाग भी बनाए। फिरोज शाह ने जिया को एक अलग टैक्स के रूप में लगाया, जो पहले जमीन के टैक्स का हिस्सा होता था। लेकिन उसके शासन में एक बड़ी कमजोरी आई। क्या थी वो? उसने इक्ता सिस्टम को वंशानुगत मतलब हेरिडिटरी बना दिया। इसका मतलब था कि इक्तादार के बाद जमीन उसके बेटे को मिलती थी, काबिलियत के आधार पर नहीं। इससे तो नोबल्स और ज्यादा पावरफुल हो गए होंगे। हाँ, और सल्तनत अंदर से कमजोर हो गई। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर भयानक हमला किया और उसे तबाह कर दिया। इसके बाद तो सल्तनत बिखर सी गई होगी। फिर सैयद और लोदी वंश का जिक्र है, जो बहुत शॉर्ट में बताया गया है। हाँ, क्योंकि तैमूर के हमले के बाद सल्तनत की सेंट्रल अथॉरिटी लगभग खत्म हो गई थी। सैयद वंश तो बस नाम के शासक थे। असली बदलाव लोदी वंश के साथ आया। यहाँ एक बड़ा शिफ्ट था। लोदी अफगान थे, जबकि उनसे पहले के ज्यादातर सुल्तान तुर्क मूल के थे। इसने सल्तनत के पावर स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। सिकंदर लोदी का नाम आता है, जिसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और जमीन नापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना शुरू किया। सिकंदर लोधी एक काबिल शासक था, लेकिन सल्तनत का अंत उसके बेटे इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। वो एक अलोकप्रिय शासक था और अपने ही अफगान सरदारों को संभाल नहीं पाया। तो मतलब अंदरूनी फूट ही वजह बनी। हाँ, यही अंदरूनी फूट बाबर के आक्रमण का कारण बनी। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने ही बाबर को भारत पर हमला करने के लिए बुलाया था। अच्छा। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का दौर खत्म हुआ और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो ये थी दिल्ली सल्तनत की 320 साल लंबी कहानी। शुरुआती हमलों से लेकर 5 अलग-अलग राजवंशों तक ये वाकई उतार चढ़ाव से भरी थी। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे बलबन ने सुल्तान की शक्ति को स्थापित करने के लिए ब्लड एंड आयरन का इस्तेमाल किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार और सेना पर अभूतपूर्व नियंत्रण किया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़े-बड़े प्रयोग किए जो असफल रहे। हाँ, हर सुल्तान अपनी एक विरासत छोड़ गया। चाहे वो कुतुब मीनार और अलाई दरवाजे जैसा आर्किटेक्चर हो, इक्ता और दाग जैसा एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर बाजार नियंत्रण जैसी नीतियां। ये सब कुछ जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, इन सोर्सेज में हमें सुल्तानों, उनकी लड़ाइयों और उनकी नीतियों के बारे में तो पता चलता है, पर उन 320 सालों में एक आम इंसान की जिंदगी कैसी रही होगी? ये एक बहुत अहम सवाल है। निरंतर बदलती सियासत, नए-नए टैक्सेस और लड़ाइयों के बीच उनका जीवन कैसा रहा होगा, ये सोचने वाली बात है।